सो मच सर। और नमस्कार है आप सभी लोगों को मेरा आज के सेशन के लिए। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आज सभी लोग टाइम पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। यही इस बात का उदाहरण है कि हम अपनी हड्डियों को लेकर के भी कितना ज्यादा सोचते हैं, हम अपनी हड्डियों Recording in के लिए, अपनी progress. बोन्स के लिए कितना ज्यादा परवाह करते हैं। आपका कंसर्न इस चीज का साफ उदाहरण है कि आप यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ के साथ साथ हम अपनी बोन्स को कैसे मजबूत करें, उनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द बोन्स, तो सेशन शुरू करती हूँ आज का। देखिए, जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो ऐसे कितने ही लोग होंगे जो अपनी हेल्थ को लेकर के सिर्फ ये सोचते होंगे कि अच्छा खाना पीना अगर हम रखेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे तो हम अच्छी तरीके से हेल्दी रहेंगे। ज्यादातर लोग हम यही सोचते हैं, बट हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर हम अपनी बोन्स के ऊपर भी ध्यान दें तो हम बहुत अच्छी तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना डीप कभी सोचते ही नहीं है। हम अपनी बोन्स के बारे में कभी भी सोच विचार नहीं करते हैं। जबकि अगर देखा जाए ना तो आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो बेस होता है वो आपकी बोन्स होती है, क्योंकि आप अपनी ह्यूमन बॉडी को विदाउट बोन इमेजिन नहीं कर सकते हैं। विदाउट बोन आपकी ह्यूमन बॉडी कैसी होगी? जैसे किसी हैंगर में कपड़े लटके रहते हैं तो वही हैंगर का काम करती है आपकी बोन्स, और वही कपड़े जो है वो है हमारी बॉडी, यानी कि हमारा जो स्किन रहता है, हमारे जो हेयर रहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर फॉर योर बोन्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बोन्स नीड। आपकी हड्डियां एक्चुअली क्या चाहती हैं आपसे। अगर आपको लाइफ टाइम तंदुरुस्त रहना है तो आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करके ही रहना होगा। अभी आपकी स्क्रीन पर एक स्केलेटन दिखाई दे रहा है, एक ह्यूमन स्केलेटन दिखाई दे रहा है। ये स्केलेटन हमने स्कूल्स में बहुत देखा है, कॉलेज में देखा हुआ है। कभी भी जब हमें बोन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहां पर भी हमें ये स्केलेटन देखने को मिलता है, लेकिन कभी हमने इसके ऊपर गौर नहीं किया हुआ है। तो आज थोड़ा सा आपका ध्यान मैं इसकी तरफ खींचना चाहूंगी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। पर वो 206 हड्डियों में से 19 हड्डियां ऐसी होती हैं जो विजिबल होती हैं, या जो हम उन्हें फील कर सकते हैं। ऐसा आप बोल सकते हैं कि हम उन बोन्स को फील कर सकते हैं। अब वो कौन सी 19 बोन ऐसी हैं वो यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्कल, यानी कि आपका जो ऊपर का, आपका फोरहेड का, आपका सर का जो हड्डी होता है वो स्कल का बोन। फिर लोअर जॉ लाइन जो एक छोटी सी बोन होती है, ब्रेस्ट बोन होता है, रिब होता है, फोर आर्म बोन होता है, एल्बो बोन होता है, थाई बोन है, नी कैप होता है, शिन बोन है, काफ बोन है। उसी तरीके से आपकी नेक की बोन होती है, शोल्डर ब्लेड होते हैं, अपर आर्म बोन है, हिप है, फिंगर बोन है, फुट बोन है। और ये जो 19 बोन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी का साइज भी अलग अलग होता है। आपने कभी इतना डीपली जाकर के सोचा है कि हमारे सर का जो बोन होता है वो एक बड़ा सा गोल कलर का बोन होता है, वैसे ही जैसे हमारा नी कैप होता है, जो घुटने की हड्डी होती है, वो एक छोटा सा गोल राउंड शेप में एक बोन होता है। लेकिन जो हमारी कॉलर बोन होती है, जिसे हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं साइंटिफिकली, वो एक लंबी सी एक बोन होती है, लंबी सी एक हड्डी होती है। उसी तरीके से हमारे हिप की, फिंगर्स की, अपर आर्म्स की, लोअर आर्म्स की, ये सारी की सारी बोन्स जो रहती हैं शेप वाइज और फंक्शन वाइज बहुत डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर होती हैं। तो ये जो 19 बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, यही वो मेन बोन है जो आपके स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, बहुत अहम भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाती है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आपकी बोन्स अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बोन्स के अंदर जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी यानी जितना ज्यादा वो स्ट्रांग होगी, स्टैमिना होगा, एनर्जी होगी, उतने ही स्मूथ फंक्शन आपकी बॉडी के होते हैं। बोन का जो ग्रोथ रहता है, बोन डेवलपमेंट जो रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, स्पेशली चाइल्डहुड एज में, जब हम बच्चे होते हैं।
अगर तब हमारा बोन डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ है, तब हमारा बोन ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होता जाएगा। यानी जो शारीरिक विकास जिसे कहते हैं, जो बचपन से लेकर के हमारी 10 एज तक होता है, हमारे यंग एज तक होता है, वो बोन ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होता है। सो दिस बोन ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द किड्स। लेकिन जब एक बार हम यंग एज में आ जाते हैं तो बोन डेंसिटी और बोन फंक्शन भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यंग एज में आने के बाद में हमें बोन स्ट्रांग चाहिए, स्टैमिना के लिए, एनर्जी के लिए। हमारे बोन अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी का जो स्मूथ फंक्शन है वो अच्छे से चलेगा। लेकिन हमेशा एक चीज कहा जाता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बोन्स की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें से एक बड़ी फेमस डिसीज है, दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। अभी जब आर्थराइटिस की बात होती है तो हमें याद आता है, हाँ कहीं कहीं हड्डियों में दर्द होना आर्थराइटिस कहलाता है। लेकिन जब ऐसा हमारे दिल में विचार आता है तो एक जहन में ख्याल आता है कि ये तो ओल्ड एज में होता है, यानी आफ्टर 45 ये तब प्रॉब्लम्स हमारे साथ शुरू होती हैं। लेकिन आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, 40 साल से कम उम्र के लोगों में हर साल ये बीमारी जो है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ये 20% के रेशियो से बढ़ता जा रहा है। यानी यंग एज में भी आज आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि सीनियर सिटीजन तो फिर भी स्टेयर चढ़ लेते हैं, सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, लेकिन जो यंग एज रहते हैं उनके कभी पैरों में दर्द हो जाता है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं रह गई है। बहुत इजी लाइफस्टाइल हो गई है, लिफ्ट्स लगे हुए हैं, एस्केलेटर लगे हुए हैं, तो वो आदत ही नहीं रही है कि हम थोड़े एक्टिव बने। इस वजह से ये जो रेशियो है वो 20% के रेशियो से हर साल बढ़ता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, और लगभग 15 लाख लोग जो है वो इस बीमारी का हर साल शिकार होते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपकी बोन अगर प्रॉब्लम में है, यानी कि अगर आपकी हड्डियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो क्या इसके कोई सिम्टम्स हैं, क्या इसके कोई लक्षण हैं? तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो आपको टाइम टाइम पर साइन देती है, सिग्नल्स देती है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम हमेशा उसको अवॉइड करते जाते हैं। आपकी बोन्स भी आपको सिग्नल देती है कि यहाँ आपको आपके हड्डियों की देखभाल स्पेशल तरीके से करनी चाहिए। अब अगर आपको जल्दी जल्दी फीवर हो रहा है, जैसे मौसम चेंज होता है, आपको थोड़ा फेवरिश फील होने लगता है, सडनली आपका वेट लॉस होने लग रहा है, या छोटी छोटी चीजों पर आपको थोड़ा चक्कर आना, थोड़ा दिल घबराना, इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ पैरों में अगर आपके सूजन आने लग गई है, या छोटी छोटी आपको दर्द की शिकायत रहने लग गई है, कहीं छोटी सी भी चोट लगी और आपको फ्रैक्चर हो गया, तो ये वो सिग्नल होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपकी हड्डियों को, आपकी बोन्स को स्पेशल केयर की जरूरत है, और अभी आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। क्योंकि इन सब चीजों की वजह से आप कई जगह जॉइंट्स पर देखते हैं कि रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, अचानक से कहीं दर्द उठने लगा है, चलने फिरने में हमें तकलीफ होने लग गई है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, अक्सर लोग सोचते हैं कि हड्डियों की जो तकलीफ है ना वो जॉइंट्स में आती है, लेकिन हड्डियों की तकलीफ सिर्फ जॉइंट्स में नहीं आती है, वो तकलीफ आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी फील हो सकती है। और जॉइंट्स का मतलब सिर्फ आपके नी यानी घुटनों से नहीं होता है, आपकी एल्बो से होता है, आपके शोल्डर से होता है, आपकी बॉडी में कई जगह जॉइंट्स पार्ट होते हैं जहां बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो कहीं भी आपको किसी भी तरीके का दर्द हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जनरली क्या होता है कि हम लोग अपनी बोन्स के साथ में, यानी अपनी हड्डियों के साथ में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कुछ अपनी हड्डियों के बारे में जानते नहीं है। भाई अगर हमको दर्द महसूस हुआ तो हम क्या करते हैं, कोई पेन किलर खा लेते हैं, या फिर हम कुछ बाम लगा लेते हैं, यही सब करते हैं। लेकिन आज के समय से, स्पेशली कोरोना के बाद से, लोग बाग इतना डर गए हैं, इतना कंसर्न हो गए हैं कि आप बोन रिलेटेड इश्यूज को लेकर के वो सहम जाते हैं और तुरंत डॉक्टर्स के पास भागते हैं। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो देखिए, डॉक्टर
भगवान नहीं होते हैं। डॉक्टर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपका इलाज करते हैं और उनको पहले ये जानना होता है कि परेशानी कहाँ आ रही है। अब वो परेशानी देखने के लिए आपको एक्स-रे करने के लिए बोलते हैं, सिंटिग्राफी करने के लिए बोलते हैं। सिंटिग्राफी मतलब बोन स्कैन करने के लिए बोलते हैं। तो जब प्रॉपर एक्स-रे होता है तब हमें दिखता है कि भई आपकी बोन्स की एक्चुअल कंडीशन है क्या? सिंटिग्राफी होती है यानी बोन स्कैन जब होता है तो ये पता चलता है कि आपकी बोन्स में मिनरल डेंसिटी क्या है, यानी आपकी हड्डियों में विटामिन्स और मिनरल्स की कितनी मात्रा अभी मौजूद है और कितनी मात्रा खत्म हो चुकी है। उसके साथ-साथ वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके बेस पर वो अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, ये आजकल मैं बताऊँ बहुत ही कॉमन हो गया है और क्योंकि ये कॉमन हो गया है, इसीलिए ये कॉस्टली भी हो चुका है। अभी अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूँ या जिन्हें हम हड्डी रोग विशेषज्ञ कहते हैं, एक सर्वे बुरी तरीके से डैमेज होता है और ये सारे के सारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं आपके। पेन किलर्स की वजह से या दूसरी मेडिसिन की वजह से इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होता है जिससे हम हिंदी में कहते हैं रात में नींद ना आना। ये रात में नींद ना आने का प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी होने लगती है यानी स्ट्रेस आने लगता है ऑटोमेटिकली। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन मेडिसिन की वजह से, क्योंकि मेडिसिन की एक लिमिट होती है। जब आप मेडिसिन को एक तरीके से बिना किसी डॉक्टर्स के परामर्श के या बिना किसी प्रॉब्लम को जाने आप सिर्फ अपनी जागरूकता के बेस पर लेने लग जाते हैं ना, तो आगे चल के आपकी बाकी के भी जो ऑर्गन्स होते हैं, वो भी धीरे-धीरे काम करना बंद करते जाते हैं, यानी फंक्शनिंग उनकी कम होती जाती है। तो देखिए, जब हम बोन्स की बात करते हैं, जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बोन डिसऑर्डर्स यानी हड्डियों की जो बीमारियाँ हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या उनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो हम सभी को पता होना चाहिए, उसकी तरफ चलते हैं। हमने बहुत सारी मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जिसके हमने नाम सुने हुए हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। हम अक्सर इसके बारे में सुनते रहते हैं और इसके बारे में मैं अभी आगे की स्लाइड में आपके साथ बात करने भी वाली हूँ। लेकिन कुछ बोन रिलेटेड इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो हमें हेरिडिटी से मिलते हैं, यानी अगर आनुवांशिक तौर पर हमारे दादाजी या हमारे पिताजी को किसी भी प्रकार की हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आगे चल के हमारे अंदर भी आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें दादा को एक टाइम पर पैरालिसिस का अटैक हुआ, आप देखेंगे तो दादाजी को भी उसी उम्र में कुछ ना कुछ वो सिम्टम्स दिखेंगे। फिर आपके पिताजी को भी उसी प्रकार के सिम्टम्स दिखेंगे, तो वो एक हेरिडिटी होती है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी हड्डियां थोड़ा टेढ़ी-आड़ी होती हैं, प्रॉपर शेप में नहीं होती हैं, कुपोषित टाइप के वो बच्चे होते हैं। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो हेरिडिटी वाली ही आपकी प्रॉब्लम रहती हैं। उसी प्रकार से ऑस्टियोजेनेसिस नाम की एक डिसीज होती है। ऑस्टियोजेनेसिस ये एक बीमारी होती है जो कि हेरिडिटी की वजह से ही कई लोगों में ट्रांसफर होती जाती है, मतलब पुश्त दर पुश्त ऑस्टियोजेनेसिस नाम का प्रॉब्लम जाता रहता है। उसी प्रकार से इन्फ्लेमेटरी का प्रॉब्लम आता है, यानी कि हमारी हड्डियों में सूजन आना जिसे हम कहते हैं वो होता है। नियोप्लाज्म होता है, नियोप्लाज्म भी एक तरीके की हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है जो कि आपको आपके जो पिताजी हैं या दादाजी हैं उनकी वजह से ही आप में ट्रांसफर होती है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि बोन का कैंसर भी होता है, बोन का ट्यूमर भी होता है। अब ये जो बोन कैंसर होता है, इसको डॉक्टर्स कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है, ये एक प्रकार का बोन कैंसर होता है। इसका जो इलाज है, वो भी इंडिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब एक ट्यूमर बनता है यानी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक कंडीशंस के अलावा हेरिडिटी प्रॉब्लम भी रहती है, बोन ट्यूमर भी होता है, बोन कैंसर्स भी होते हैं, इन्फ्लेमेटरी भी होती है यानी स्वेलिंग भी आती है, सूजन भी आती है हड्डियों पर। ऑस्टियोजेनेसिस नाम की कई हेरिडिटी वाली बीमारियां भी हैं जो कि कई परिवारों में अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन एक
एक कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो लगभग मैं कहूंगी कि 10 में से आज के समय में 7 लोगों को होती है। 10 में से 7 लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है। अब ये जो 10 में से 7 लोग होते हैं, इनकी एज भी बहुत अलग अलग होती है। इनमें से 20 ईयर का भी कोई इंसान हो सकता है, 50 ईयर का भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर 30 ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा उसकी संभावना रहती है, यानी कि उसकी सिचुएशन आफ्टर 30 होने लग जाती है, क्योंकि एक बार आपका 30 क्रॉस होता है तो आपकी बोन में से कैल्शियम जो रहता है वो धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है, आपकी जो मिनरल डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि आपकी बोन का स्ट्रेंथ, आपकी बोन का स्टैमिना, आपकी बोन की डेंसिटी कम होती है और एक छोटी सी भी चोट पे आपको फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। और ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि ये लगभग 10 में से 7 लोगों को आज के समय में होती ही है। तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ पर, हमारी बोन्स की डेंसिटी पर, हमारी जो बोन्स की एनर्जी लेवल होता है उसके ऊपर, क्योंकि अगर हमने अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो कैंसर या फिर किसी भी तरीके का ट्यूमर ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ही आसानी से किसी भी मेल को, फीमेल को, यहाँ तक कि वो आपके बच्चों को भी हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है कि बड़ी आसानी से आपकी हड्डियों में हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लक्षण भी बताती हूँ इसके, जैसे लॉस ऑफ हाइट। अगर आपका बच्चा उस अवस्था में है, उस एज ग्रुप में है जहां उसकी हाइट बढ़ती है, जैसे कि 5 साल से लेकर के लगभग 17-18 साल की उम्र तक जनरली जो हाइट बढ़ती है बहुत अच्छी स्पीड में बढ़ती है, अगर उस एज में आपका बच्चा है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज में है आपका बच्चा, वहां पर अगर उसको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले उसकी हाइट पर असर होगा। अब इसका आप लॉजिक समझिए, हाइट पर असर क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो हाइट है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आपकी बोन डेवलपमेंट पे, आपकी बोन ग्रोथ पे। अगर आपकी बोन ही ग्रोथ नहीं करेंगी, बोन ही डेवलप नहीं होंगी, तो हाइट बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले तो वहां पर ऐसा टीनेज बच्चे की हाइट का रुकना कम हो जाएगा। बट अगर हम यंगर एज में हैं, अगर हम वयस्क हैं, तो हमारे बैक में पेन हो सकता है, जो कि जनरली होता ही रहता है, स्पेशली फीमेल्स को। छोटी सी भी चोट आएगी तो हमें फ्रैक्चर की संभावना हो सकती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि चलते हुए या बैठते हुए या खड़े होते हुए उनका पोस्चर थोड़ा झुका हुआ रहता है, उनके कंधे जो रहते हैं, शोल्डर, वो झुके हुए रहते हैं, उनकी कमर भी थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। ये पुअर पोस्चर भी इस चीज का साइन है, सिग्नल है कि हो सकता है आपको बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने वाली है, क्योंकि इस बीमारी में हड्डियां अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लेंड होने लगती हैं, झुकने लग जाती हैं। तो ये तो थे लक्षण उस बीमारी के। कारण भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से होता है। बहुत ही कॉमन से कारण है, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मली जानते भी हैं। जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन आजकल की जो हमारी डाइट है वो इतनी इम्प्रॉपर डाइट है कि ना हमारी डाइट में कैल्शियम है, ना हमारी डाइट में विटामिन डी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है सनलाइट, सूरज की जो रोशनी रहती है। लेकिन आजकल सूरज की रोशनी में हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है निकलना, स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, पूरा कवर होके निकलती हैं क्योंकि स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। बट वो सनलाइट हमारी विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, जो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ आपका वेट बढ़ना, वेट बढ़ने से बाकी की दिक्कतें तो होती हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बोन रिलेटेड इश्यूज भी होते जाते हैं। इम्प्रॉपर पोस्चर जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, हम सभी ने बचपन में बहुत अच्छे से पाठ पढ़ा था कि हमको सीधे खड़े होना है, सीधे बैठना है, अपने शोल्डर्स को सीधा रखना है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, हम बचपन की बताई हुई चीजों को भूल जाते हैं
और हमारा पोस्चर बिगड़ने लगता है। कई लोग, मैं अक्सर देखती हूँ कि 10 में से 9 लोग जब भी चेयर पे बैठते हैं तो उनका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो झुकी हुई होती है। अगर वो चल रहे हैं तो उनके कंधे झुके हुए रहते हैं। तो ये जो इम्प्रॉपर पोस्चर होता है उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बहुत जल्दी आपको कैच कर सकती है, पकड़ सकती है। उसके साथ साथ स्ट्रेस ज्यादा लोगे, स्ट्रेस लोगे तो आपकी मिनरल डेंसिटी जो रहेगी हड्डियों की वो ऑटोमेटिकली कम होगी। एज के साथ साथ तो ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी कम होती जाती है, कैल्शियम लॉस होने लगता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप दवाइयां लेते हो या फिर ऐसे बहुत सारे यंग एज में रहते हैं लोग बाग जो जिम वगैरह जाते हैं तो उन्हें स्टेरॉइड्स लेने की बहुत सुझाव दिए जाते हैं, एडवाइस दिया जाता है उनकी ट्रेनर की तरफ से कि अगर बॉडी बनानी है तो स्टेरॉइड्स लो। उन स्टेरॉइड्स की वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ साथ आजकल जो बाइक्स चलते हैं तो आजकल की जो बाइक्स रहती हैं वो इतनी इम्प्रॉपर होती हैं कि थोड़ा ब्लेंड होके यानी झुक के वो बाइक चलाई जाती है और घंटों घंटों हम लोग बाइक चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो टच कर सकता है। तो ये वो बड़े बेसिक से कॉमन से रीजन है, अगर हम इनकी तरफ प्रॉपर ध्यान देंगे तो शायद हम ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बच सकते हैं। अभी मैंने बीमारियों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि बोन स्ट्रेंथ जो है यानी हड्डियों की जो ताकत है उसको हम कैसे मैनेज करें, हाउ टू मेंटेन अ बोन स्ट्रेंथ, कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही नेचुरल वेज में आपको बताती हूँ, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही आसान सी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले तो अपनी डाइट, आप जो खाना खाते हैं ना उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए। आप सुबह और शाम 2 टाइम का जो मील ले रहे हैं, लंच और डिनर जो कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन ये भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अभी कैल्शियम के लिए आप क्या कर सकते हो, तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं यानी कि दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज, ये आइटम आप दिन में एक बार लो ही लो। विटामिन डी के लिए आप थोड़ा सा सन एक्सपोजर में जाना स्टार्ट करो। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश और एग खा सकते हो विटामिन डी के लिए। फिर आपकी जो मील है उसमें प्रोटीन की भी मात्रा होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा भी आपको दूध से, अंडे से आराम से मिल जाती है। बट केवल इतने से नहीं होगा, आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना रहेगा, क्योंकि अगर आपका वजन बढ़ गया, अगर आपका वेट बढ़ गया तो आप बहुत जल्दी ही हड्डियों के खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि बढ़ते हुए वजन में हड्डियां कभी भी विकसित नहीं हो पाती हैं, पूरी एनर्जी और स्टैमिना नहीं दे पाती हैं। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप करिए, भले ही आप वॉक करिए या रन करिए, बट कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। उसके साथ साथ अगर आपको स्मोक का और अल्कोहल की आदत है तो थोड़ा उसको अवॉइड करना स्टार्ट करिए और हो सके तो धीरे धीरे बंद कर दीजिए। तो ये बहुत नेचुरल था। मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन, K12 ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? मैग्नीशियम आपको बादाम से मिलेगा। पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम के लिए आप कद्दू होता है, कद्दू, वो कद्दू आप खा सकते हो। बोरोन के लिए आप क्या कर सकते हो? एवोकेडो खा सकते हो। उसी तरीके से K12 के लिए आप एग रेफर कर सकते हो। तो ये कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन और K12 ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बोन हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से संभाल करके रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। कुछ चीजें मैं ऐसी बता रही हूँ यहाँ पर आपको, जो आपको अगर आप अपनी मील में नॉर्मली शामिल कर लेंगे सुबह शाम, तो आपकी हड्डियां ऑटोमेटिकली तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ती जाएंगी। और स्पेशली ये मैं उनके लिए बताऊंगी जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर 30 आपकी बोन्स में से मिनरल डेंसिटी कम होती जाएगी। ये ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल क्लॉक होता है आपकी बॉडी का कि मिनरल डेंसिटी कम होगी, कैल्शियम कम होगा, विटामिन डी जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है आपके खाने में? कैल्शियम रिच फूड और विटामिन डी रिच फूड, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बोन्स के लिए। और अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रख लेंगे ना, तो बाकी का जो मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन ये सारे जो है अगर आप कभी अवॉइड भी कर दें तो भी कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अगर आपकी हड्डियों में अच्छे से है तो आपकी हड्डियों में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है।
तो कैल्शियम के लिए जो मैं आपको बताया, डेयरी रिलेटेड फूड आप लीजिए, जैसे चीज है, दही है, दूध है, छाछ है। उसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, यानी कि पालक खा लीजिए, आप पत्ता गोभी ले सकते हैं अपने खाने में। विटामिन डी के सोर्स के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे फूड आइटम है, जैसे फिश है, एग है, आप ले सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके लिए अंकुरित अनाज जैसे कि दलिया खा सकते हैं आप, ज्वार खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का जो क्वांटिटी है, जो न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर मात्रा में रखता है, यानी कि आपकी बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखता है। अब ये मैं मतलब आफ्टर 30 मैंने आपको बहुत डरा दिया है कि आफ्टर 30 आपके बोन्स में से बहुत सारी कैल्शियम और विटामिन की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन कई प्रकार की परेशानियां जो है वो बच्चों के अंदर भी आजकल देखी जा रही हैं। अभी जब बच्चों की बात होती है ना, तो देखिए, बच्चों का जो शरीर होता है, यानी उनकी जो बॉडी होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी कोमल होती है, स्पेशली इतने ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में होती है कि अगर उनका बोन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो उनका ओवरऑल जो बॉडी पोस्चर है वो बिगड़ सकता है, यानी उनका पूरा शारीरिक विकास जो है वो रुक सकता है। तो बच्चों के लिए अंदर अगर विटामिन डी की कमी आ रही है तो उसके कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है या उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग गया है, उसकी मेमोरी जो है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, उसके साथ साथ लर्निंग डिफिकल्टीज यानी ग्रेस्पिंग पावर जो रहती है, सीखने की जो क्षमता रहती है, वो उसकी कम होती जा रही है। उसको डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है। देखिए, अगर बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, दैट इज वेरी कॉमन। लेकिन अगर बच्चे का अदर एक्टिविटीज में भी ध्यान नहीं लग रहा है, उसकी कोई हॉबी है जैसे पेंटिंग करना या क्रिकेट खेलना या कुछ भी हॉबी है, वहां भी अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां भी अगर उसका फोकस नहीं है, तो ये थोड़ी सोचने की बात रहती है। अगर बच्चा आपका शांत रहने लग गया है, थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये चिंता की बात होती है और ये लक्षण होते हैं कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी होती जा रही है, डेफिशिएंसी होती जा रही है। और यहाँ मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा सजग हो जाइए, उनकी तरफ ध्यान देने लगिए। आपको लगता है कि आप थोड़ा चिल्लाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे तो उससे आपका बच्चा ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो उसको ये सारे प्रॉब्लम होंगे। धीरे धीरे उसकी बॉडी इतनी वीक होती जाएगी कि उसको ये सारे लक्षण दिखने लग जाएंगे, यानी जैसे ही मौसम चेंज हुआ, उसको बुखार आना, चलने फिरने में तकलीफ होना, हमेशा कमजोरी महसूस होना, अचानक से वेट लॉस होना बच्चे का, रात के समय में उसके हाथ पैर में दर्द होना। अगर उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी जो है वो कम हो गया, तो उसको ये सारे सिम्टम्स आप नोटिस करेंगे कि बच्चे के अंदर देखने को मिल रहे हैं, कि उसको चक्कर आ रहा है, फीवर हो रहा है, टाइम टाइम पर मौसम चेंज हो रहा है, उसे फीवर आ रहा है, या फिर उसको वीकनेस हो रही है, रात के समय में उसको हाथ पैर में दर्द हो रहा है। ये सारे लक्षण किन बच्चों में देखने को मिलते हैं? जिनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज में होती है, यानी कि 5 साल की उम्र से लेकर के 17-18 साल की उम्र तक, जब उसकी बॉडी जो है डेवलपिंग स्टेज में रहती है, तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी बच्चों की बोन से रिलेटेड, यानी उनकी बोन्स पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहा है या फिर आपका बच्चा छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग गया है, तो उस पे चिल्लाने की बजाय, उसको मारने की बजाय थोड़ा सा उससे प्यार से पेश आने लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रहता है। दूसरा, वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न जो हम आजकल फॉलो करने लग गए हैं, ये नाम सुन के बड़ा आपको लग रहा होगा वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न क्या होता है। वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न मतलब अगर हम उसको पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता, नूडल्स ये सब खिलाने के आदी हो गए हैं, और बहुत ही आजकल आसानी से घर बैठे हमको ये पार्सल मिलते हैं, और अगर हम थोड़ा सा, बच्चे को भी आदत पड़ गई है कि ये वेस्टर्न फूड खाने की, तो उस पर सबसे पहले रोक लगा दीजिए। उसको वेस्टर्न फूड का टेस्ट ही मत आने दीजिए मुंह में, क्योंकि ये वेस्टर्न फूड जो रहता है वो आपके जो शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऊतक पाए जाते हैं, इन सभी के ऊपर असर करता है। उसके साथ साथ
कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब जो आजकल चिप्स मिलने लग गए हैं, वेफर्स मिलने लग गए हैं, या रेडी टू ईट फूड मिलने लग गया है पैकेट्स के अंदर, वो सब अपने बच्चे को कभी भी मत दीजिए, गलती से भी मत लीजिए। बहुत ही इजीली कुक होता है कि पैकेट में से निकाला, गर्म पानी में डाला, बॉईल हो गया और आपने दे दिया। वो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मिनरल डेंसिटी जो होगी बोन्स की, बच्चे की, वो बहुत जल्दी जल्दी कम होती जाएगी। उसके साथ साथ ही बच्चे की खाने की मात्रा में सॉल्ट और शुगर, यानी नमक और शक्कर, ये दोनों चीजें बहुत लिमिट में होनी चाहिए। स्पेशली नमक कम होना चाहिए। हालांकि कई लोग कहते हैं कि नमक जो रहता है वो बहुत अच्छा सोर्स रहता है आपकी हड्डियों में, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि अगर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है तो हड्डियां, क्योंकि बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं और इतनी नाजुक होती हैं कि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि उतने लेवल का आयोडीन वो अपने अंदर ले पाए। इसीलिए सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। उसको घर में बैठा के बिल्कुल मत रखिए, उसको बाहर जाने दीजिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, जिसकी वजह से उसकी बोन्स जो रहेगी उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बोन्स की कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी तो स्टैमिना बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। हेल्दी डाइटरी पैटर्न सेट करिए बच्चे के लिए, यानी जो पुराने समय में जिस तरीके से बच्चों को दूध, दही, छाछ खिला पिला के बड़ा किया जाता था, बिल्कुल पुराने समय में चले जाइए और वही चीज करिए। विटामिन डी और कैल्शियम और प्रोटीन, ये तीन चीज है, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, इनकी मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। अभी ये कैसे मिलेगा, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि आप उसे कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, अगर नॉनवेज खाते हैं तो एग और फिश हो गया, अंकुरित अनाज जैसे ज्वार, मक्का, दलिया, ये सारी चीजें खाने की आदत डालिए। इसकी वजह से विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, तीनों चीजें उसकी बॉडी में जाएगी। उसके अलावा जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो मैंने कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा भी एक लिस्ट आपको बताई थी, जिसके अंदर पोटेशियम आया हुआ था, जिसके अंदर बोरोन आया हुआ था, जिसके अंदर मैग्नीशियम था, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी एक बच्चे की बॉडी में भरपूर मात्रा में जाने चाहिए, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता सबसे ज्यादा बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है वो डेवलपिंग स्टेज में रहती है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर घर का खाना खाने से ही हम तंदुरुस्त रहते तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के समय में जो ऑर्थोपेडिक है, यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हैं, वो जो इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, या जो मैंने अभी आपको एक डेटा बताया था कि लगभग 30 लाख लोगों हड्डियों की बीमारी की वजह से, ये डेटा इस तरीके से बनता ही नहीं। और साल दर साल 20% की दर से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हमारे यंग एज के लोगों में नहीं होती, क्योंकि अगर सिर्फ घर का खाना ही खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं तो ये तो बहुत इजी सी चीज है, हर कोई फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आजकल घर का खाना खाने से भी जो न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है। इसका कारण क्या है? खेती किसानी के विषय में ज्यादातर लोग हम जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो किसानों का ही देश है। आजकल हम बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि सब्जियां किस तरीके से उगाई जा रही हैं, फल किस तरीके से उगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है। तो जब इतना सारा केमिकल्स, यानी जो पेस्टिसाइड्स है, यूरिया है, जिनकी वजह से ये सब्जियां उग रही हैं, आजकल तो टेस्ट करने पे पता चल जाता है कि ये सब्जियां नेचुरल तरीके से नहीं उगी हुई हैं। तो जब इतना केमिकल्स हमारी बॉडी में जाता है तो इस वजह से भी कई बार तो ये सब्जियां खाने की वजह से ही हमें शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगता है। और स्पेशली ये जो दर्द होते हैं ना, हमारे कभी शोल्डर्स में, कभी बैक में पेन हो रहा है, कभी कंधों में दर्द हो रहा है, कभी हाथ पैर में दर्द हो रहा है। हाथ पैर में दर्द की जो समस्या है वो तो बहुत ही आम है। कई बार ये दर्द ये खाना खाने की वजह से ही होते हैं। अब अगर घर का खाना भी सुरक्षित नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो भाई देखिए, क्योंकि घर का खाना खाने के बाद भी हम बीमार होते जा रहे हैं, तो यही एक कारण है कि हमको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है। हमारी बॉडी में खाने के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जाने चाहिए, क्योंकि खाने से जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए, हमारे भोजन से जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन हमें मिल ही नहीं पा रहा है।
तो किसी और सोर्स के थ्रू तो हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और बहुत जरूरी है कि वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है एलोपैथिक नहीं होने चाहिए। मार्केट में आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन की मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन वो सारी विटामिन और मिनरल की जो वो मल्टी विटामिन टैबलेट्स मिलती है ना मार्केट में, वो मल्टी विटामिन टैबलेट जो रहती हैं वो पूरी तरीके से एलोपैथिक होती हैं। और उन एलोपैथिक दवाइयां, क्योंकि वो प्रॉपर दवाइयां होती हैं, उन एलोपैथिक दवाइयों को खाने से आपको भी नहीं पता है कि आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है आपका किडनी खराब होने लगा, आपका लीवर खराब होने लगा, या आपको जो श्वास नली रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगा। तो उन टैबलेट्स के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइए। आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए ऐसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने होंगे जो नेचुरल तरीके से बने हुए रहे, जिसमें एलोपैथिक कुछ भी ना हो, केमिकल्स कुछ भी ना हो। तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेटसर्फ ने आपको नेचुरामोर का तोहफा दे करके रखा हुआ है। इसको मैं तोहफा क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये अलग अलग 4 कैटेगरी में आपके सामने बहुत ही नेचुरल तरीके से फूड सप्लीमेंट्स लेकर के आता है। फूड सप्लीमेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आपके भोजन से आपको नहीं मिल पा रहा, वो आपको यहाँ पर नेचुरामोर लाके देता है। नेचुरामोर आपको डेली न्यूट्रिशन दे रहा है, नेचुरामोर आपको फंक्शनल न्यूट्रिशन दे रहा है, नेचुरामोर आपको हर्बल ग्रीन टी की रेंज दे रहा है, उसके साथ ही नेचुरामोर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा के साथ साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाते हैं। मतलब ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो कि नेटसर्फ के अपने ही साइंटिस्ट हैं, ये बिना हाथों का यूज किए यानी हाइजीन को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। यानी जितने भी न्यूट्रिशन है वो मशीन की सहायता से डाले जाते हैं, ब्लेंड किए जाते हैं, पैकेजिंग किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया वो आपके जो न्यूट्रिशनल फूड है उसके अंदर ना जा पाए। तो बहुत ही बेहतरीन कटिंग एज टेक्नोलॉजी और आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के ऊपर नेचुरामोर के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर आपको सामने 4 प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि स्पेशली आपकी बोन्स के लिए ही रिकमेंड किए जाते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको जॉइंट केयर लेना है, बट एक मिसकंसेप्शन है। कई लोगों को लगता है जॉइंट केयर हमको जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए लेना है, यानी जब हमारी घुटने में दर्द होगा तब हमें जॉइंट केयर लेना है। ऐसा नहीं है। मैंने कई जगह ये सुना कि मैडम ये तो जॉइंट्स के लिए है ना। नहीं, जॉइंट केयर आपकी बॉडी की किसी भी हड्डी में, किसी भी बोन में अगर कहीं भी पेन हो रहा है तो आपको जॉइंट केयर लेना है। जॉइंट केयर को किस तरीके से लिया जाता है? दिन में 2 बार लिया जाता है, दोपहर के खाने के बाद और शाम या रात के खाने के बाद, यानी आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर। एक एक टैबलेट आपको इसका लेना है। दूध की सहायता से लेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अदरवाइज आप इसे पानी से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल पानी से लीजिए, गर्म पानी से मत लीजिए। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे दूध के साथ लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो आपको दूध की वजह से मिल जाएगा। इसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जॉइंट केयर में जो आपके दर्दों से या आपको मुक्ति दे देता है? तो देखिए, इसमें सलाई पाया जाता है, इसमें गुग्गल पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें हरजोड़ पाया जाता है, इसमें पिपली पाया जाता है। और ये जो 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स है ना, ये आपकी बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि जो फ्रैक्चर होने की संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर होती जाती है। अगर आपकी हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो उस बोन डेंसिटी को ये बढ़ा देते हैं, स्टैमिना को बढ़ा देते हैं, एनर्जी लेवल आपकी हड्डियों में लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से जॉइंट केयर जो है वो हर प्रकार की हड्डी के लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जो नेचुरामोर की तरफ से आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ मस्कुलर पेन क्रीम भी आप रेफर करिए। कभी अगर आपको अकस्मात रात बिरात या कहीं भी आपको दर्द होने लगे, तो जहां भी आपको दर्द हो रहा है, बैक में, शोल्डर में, हाथ में, पैर में, कहीं भी दर्द हो रहा है, आप इसकी सहायता से मसाज कर सकते हैं। ये पूरा हर्ब्स एंड मोर के आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार है, जिसके अंदर लहसुन पाया जाता है। लहसुन के अलावा निर्गुड़ी, वाका, गंधापूरा, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। निर्गुड़ी, वाका, गंधापूरा, गार्लिक, ये 4 इंग्रेडिएंट जो हैं, ये पूरे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी हड्डियों के अंदर जाकर के सिकाई करने का काम करते हैं, जिससे कि अगर आपकी हड्डी में किसी प्रकार की स्वेलिंग आ गई है,
अगर इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम हो गया है, जो मैंने अपनी सेकंड स्लाइड में आपको बताया था, इन्फ्लेमेशन यानी किसी प्रकार की सूजन आ गई है, किसी प्रकार का कोई अंदर ही अंदर आपका प्रॉब्लम हो रहा है हड्डी का, तो ये जो निर्गुड़ी वाका गंधापुरा और गार्लिक है, ये आपकी हड्डियों के अंदर तक जाता है, अच्छे से सिकाई करता है और आपकी सूजन को पूरी तरीके से हटा देता है। और हाँ, हड्डियों की सूजन आपको बाहर नहीं दिखाई देती है जब तक कि वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। स्टार्टिंग में ये आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको दर्द होगा। तो जॉइंट केयर और मस्कुलर पेन क्रीम के साथ में यहाँ पर आपको इजी डिटॉक्स भी लेना चाहिए। अब मैं इजी डिटॉक्स आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ बोन रिलेटेड इश्यूज के लिए, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी केमिकल्स अंदर ले रहे हैं। आपके खाने में जो यूरिया और पेस्टिसाइड्स के थ्रू जो केमिकल्स अंदर जा रहे हैं, वो एक तरीके के टॉक्सिन्स हैं, और उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आपको इजी डिटॉक्स की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो टॉक्सिन्स आपके अंदर गए तो आपकी हड्डियों की जो मिनरल डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। आपके हड्डियों की चिकनाहट जो रहती है, एक लिक्विड रहता है हड्डियों में, वो चिकनाहट धीरे धीरे कम होती जाएगी, और अगर हड्डियां ड्राई होती गई, सूखती गई, तो वो किसी काम की नहीं रहेंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इजी डिटॉक्स भी लेना है। लेने का तरीका क्या है? खाना खाने के बाद में, देखिए इजी डिटॉक्स आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको गैस वैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा है, तो आप खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए। लेकिन अगर आप इसे हड्डियों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम के लिए लेना चाह रहे हो, तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, और नॉर्मल पानी के साथ लीजिए। दूध के साथ लेने की जरूरत नहीं है, दूध के साथ आपको सिर्फ जॉइंट केयर लेना है। यहाँ आपको नॉर्मल पानी के साथ इजी डिटॉक्स एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात के खाने के बाद में लेना रहेगा। इजी डिटॉक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए, इजी डिटॉक्स के अंदर सेना है, अगरवद है, हरितकी है, अमलाकी है और शुंठी पाई जाती है। ये क्या करते हैं कि आपके हर ऑर्गन्स में, ना कि सिर्फ आपकी बोन्स में, बल्कि आपके लीवर में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपकी किडनी में, आपके किसी भी ऑर्गन में कोई भी टॉक्सिन्स अगर अंदर तक भी जमा हो गया है ना, तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम इजी डिटॉक्स यहाँ पर करता है। जॉइंट केयर, मस्कुलर पेन क्रीम और इजी डिटॉक्स के अलावा यहाँ पर मैं आपको प्रोटीन पाउडर तो रिकमेंड करूंगी ही करूंगी, क्योंकि आपकी बोन्स के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोटीन की मात्रा पूरी करने का काम यहाँ पर कौन करता है? नेट्रामोर का प्रोटीन। यहाँ स्क्रीन पर आपको प्लस वाला प्रोटीन दिखाई दे रहा है। ये प्लस वाला प्रोटीन आपको किसको रिकमेंड करना है? जो सीनियर सिटीजन है या फिर जो थोड़े एक्टिव लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए रिकमेंड करना है। जनरली वैसे भी अगर सीनियर सिटीजन्स को हड्डियों का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है, तो आप यही रिकमेंड करिए, जो दूध में मिला करके पिएंगे अगर, तो उनको अच्छा फायदा होगा। बट अगर किसी फीमेल को हड्डियों का प्रॉब्लम हो रहा है, बोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फीमेल वाला प्रोटीन पाउडर दीजिए। उसी तरीके से अगर 9 to 5 का जो नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल जीने वाले 40-45 साल की उम्र के कोई मेल है, कोई वयस्क है, कोई मेल है, तो उनको आपको नेचुरामोर का फ्रेंच वनीला देना होगा। अगर वो बच्चा है तो आप उसको नेचुरामोर का किट्स दीजिए। हाँ, अगर बच्चे को भी हड्डियों रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप उसे नेचुरामोर का किड्स पाउडर दीजिए। सारे के सारे नेचुरामोर के प्रोटीन पाउडर जो है, सबसे पहली बात ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन मैंने आपको हमेशा बताया है, ग्लूटेन एक तरीके का पदार्थ होता है जो कि आपकी आंतों पे जाकर के चिपक जाता है और एक लेयर बना लेता है, जिससे आपको भूख नहीं लगती। और मार्केट में जितने भी प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, उनके अंदर ग्लूटेन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपके लिए फायदे की बात यही है कि यहाँ पर नेचुरामोर की किसी भी प्रोटीन पाउडर में ग्लूटेन नहीं मिलाया गया है। उसके बाद आप अच्छे से जानते हैं कि 5 प्रकार का प्रोटीन का सोर्स है इन सारे प्रोटीन पाउडर्स के अंदर, यानी कि इनके अंदर राइस प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है और मिल्क प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर 13 टाइप के विटामिन और 10 टाइप के मिनरल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ ये 4 जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, प्रोटीन पाउडर, जॉइंट केयर, इजी डिटॉक्स और मस्कुलर पेन क्रीम, ये 4 प्रोडक्ट आपके बोन रिलेटेड इश्यूज को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। मिनिमम 3 महीने का कोर्स आपको इसका करना रहेगा, मिनिमम 3 महीने कह रही हूं मैं। अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ना तो इजी डिटॉक्स ऐसा है कि बीमारी हो तभी लेना है, ना प्रोटीन पाउडर इस तरीके का है। हाँ, मस्कुलर पेन क्रीम एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है, जब आपको जब दर्द महसूस हो तो आप उस पर हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं,
ये पूरे तरीके से सर्टिफाइड है। आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी मिला हुआ है, जीएमपी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जो नेटसर्फ का रिसर्च लैब है, जिसके अंदर साइंटिस्ट बैठ करके प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, नेटसर्फ के रिसर्च लैब का भी प्रॉपर सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट वेल प्रूव्ड है कि नहीं, ये अच्छा खासा प्रूफ है। और ये सारी सर्टिफिकेट्स आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं, इनके प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने से पहले मैं फिर से वही टिप्स आपको एक बार वापस से याद दिलाना चाहूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको याद दिलाए थे। आपकी अच्छी बोन हेल्थ के लिए वापस मैं रिपीट करूंगी कि भाई देखिए, 6 चीजें फॉलो कर लीजिए अपनी जिंदगी में, आपकी जो बोन हेल्थ है वो हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने बॉडी वेट पर ध्यान दीजिए, आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी, ये 3 चीजें रख लीजिए। कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी, इनकी मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वो आपके खाने से नहीं मिल रहा है, जो कि जनरली हम किसी को नहीं मिल रहा है क्योंकि केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने ड्रिंक और स्मोक पर थोड़ा सा अवॉइड करना रहेगा, और अगर पॉसिबल है क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना अंदर आपके धुआं जाएगा या जितना आपके अंदर अल्कोहल जाएगा, आपके बोन्स की मिनरल डेंसिटी उतनी जल्दी कम होती जाएगी। वैसे भी वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 साल की उम्र के बाद बायोलॉजिकली वो कम होनी ही है। लेकिन अगर आपकी स्मोक और ड्रिंकिंग की आदत ज्यादा चलती रही तो हो सकता है 20 साल की उम्र में आपकी हालत 50 साल की उम्र जैसी हो जाए, क्योंकि वो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होने वाली है। तो यही कुछ टिप्स थे मेरे जो आप लोगों के लिए थे जाने से पहले। इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आज का सेशन जो है वो खत्म करूंगी। सो हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी बोन, हैव अ वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल। अपनी बोन्स का ध्यान रखिए, बोन सुरक्षित रहेंगी तो आपका जो पूरा आपकी बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होगा और आप हेल्दी रहेंगे। अगले सेशन में फिर से हम मिलने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है आपके बॉडी वेट को लेके। क्योंकि मैं हर बार सेशन में आपके बॉडी वेट के ऊपर ही बात करती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार बॉडी वेट को ही कम करने का एक सेशन बनाते हैं। तो अगली बार उस सेशन में मैं आपसे मिलने वाली हूँ। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच, और मैं वापस से हमारे आशीष सर को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगी। आशीष सर, ओवर टू यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप। मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये आज आपने इतना आसान शब्दों में और बहुत ही कुछ टेक्निकल वर्ड भी थे, तो यहाँ पर इसलिए मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि आज की ये जो ट्रेनिंग है बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। लगभग हमारा ये ट्रेनिंग जो है लगभग 55 मिनट चला है, क्योंकि 5 मिनट का जो है 5 मिनट हमने लेट स्टार्ट किया था आज। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए थे कि सर हमारे कुछ लोगों को ज्वाइन हो जाने दीजिए, उसके बाद में हम मीटिंग स्टार्ट कीजिए। तो यस मैडम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चैट बॉक्स में जरूर आप चेक कीजिए कि आपको लेकर बहुत सारे लोगों ने कुछ रिप्लाई किए हैं, तो उनकी भी कुछ रिक्वेस्ट है कि क्या हम आगे की तरफ कौन कौन से टॉपिक हम ले सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में आपको और कौन कौन से टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आज हमारा स्पेशली बॉन्स को लेकर रहा है। आगे तो वो सेशन जो लेने वाले हैं हमारे मिस्टर रविकांत बेनकर साहब जो हैं, वो हमारा वो सेशन लेने वाले हैं। तो नेटसर्फ में हमारी पूरा डिटेल में आपको नॉलेज देने वाले हैं, आप किस तरह से अपनी नीड पूरी कर सकते हैं नेटसर्फ से। तो यहाँ पर अंशुल मैडम आगे रहते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट नहीं, पूरे नेटसर्फ की पूरी आज मैडम ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कवर किया है। तो पूरा एक हमारा जो ऑर्थो को लेकर जो हमारा लोगों का कहना था कि सर किस प्रकार से जब किसी व्यक्ति का हड्डियों को लेकर प्रॉब्लम होता है, बोन्स को लेकर प्रॉब्लम होता है, तो हम उसके लिए क्या सजेस्ट करें। तो यहाँ मैडम ने 4 प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किए हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको एज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एज में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है। आई होप कि आज का सेशन जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और इसी प्रकार के सेशन आपको मिलते रहे। उसके लिए आपके फीडबैक जो है, जिस तरह से ये एनर्जी आपको इन ट्रेनिंग से माध्यम से मिलती है, उसी तरह से जो है अंशुल मैडम और मुझे भी आपके माध्यम से ट्रेनिंग के आपके माध्यम से एनर्जी चाहिए। यानी कि हमें भी आपके फीडबैक जो है अगर मिलते रहेंगे अच्छे, तो हम भी नया जो है कंटेंट आपके बीच में लेके आते रहेंगे।
तो जो आशीष भी सर, आपके अच्छे अच्छे फीडबैक रहते हैं, हाँ मैडम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मैं ये पढ़ रही हूँ तो वहां पर एक रिक्वेस्ट आ रही है कि विमेन वेलनेस मतलब विमेन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में एक सेशन होना चाहिए। तो वो अगर हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें बताऊंगी कि ऑलरेडी एक सेशन था जो वुमेन रिलेटेड ही मैंने एक सेशन किया हुआ था। बट अगर आप चाहते हो तो हम अगले सेशन में मतलब ये वेट मैनेजमेंट के बाद में एक और सेशन जो डिजाइन करूंगी वो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी महिलाओं से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उसको मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आऊंगी। उसके साथ ही एक और रिक्वेस्ट आई हुई है कि पर्सनल केयर हब्स एंड मोर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो पर्सनल केयर का भी अगर आपको कोई स्पेशल रेंज का सेशन चाहिए या सारे प्रोडक्ट्स का सेशन चाहिए तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए प्लीज। एंड एक थर्ड रिक्वेस्ट मैं पढ़ रही हूँ सर कि ये जो आज का सेशन है वो कहाँ हमको रिकॉर्डिंग मिल सकता है, ये भी किसी ने यहाँ पूछा है। तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको ये यूट्यूब आपको, पर आप सभी को यूट्यूब लिंक जो है वो जिस कम्युनिटी ग्रुप में आप सभी लोग हेड हैं उसके माध्यम से आपको वो चला जाएगा, और आप अपने सीनियर्स से बात करके ले लीजिए ताकि वो आपको लिंक जल्द से जल्द मिल जाए। मतलब जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया है आज की ट्रेनिंग का, उन्हीं के माध्यम से आपको यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा जी। ओके जयपी जी, आपने लिखा है सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का सेशन चाहिए। डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा एक पर्सनल केयर का मैं एक अलग से सेशन आपके लिए भी यहाँ पर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। एक मेरे को रिक्वेस्ट और दिख रही है, कंपन कंपन के लिए सेशन चाहिए। ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कंपन मतलब सेंसिटिविटी जो रहती है उसके लिए आई गेस। ऑलरेडी लास्ट टाइम मैडम ने जो है वो टीथ को लेकर सेशन लिया है, दांत को लेकर सेशन लिया है। तो जितनी भी सेंसिटिविटी रहती है वो स्पेशली हमारी दांतों को लेकर ही रहती है, ठंडा गर्म। तो वो पूरा का पूरा उन्होंने एक सेशन कवर किया है। आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बाकी ये सारे के सारे वीडियोस है आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप सर्च कीजिए, मेरा नाम सर्च कर लीजिए जाएंगे। तो तो यानी कि कल का दिन छोड़ के परसों के दिन हमारा सेशन होने वाला है। स्पेशली मेंटोर साहब जो हैं हमारे बीच में आएंगे, रविकांत मेंटोर सर, जो कि आपको, क्योंकि आज का ट्रेनिंग हमारा प्रोडक्ट को लेकर था, लेकिन परसों जो हमारा ट्रेनिंग होने वाला है वो हमारी नीड को लेकर होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए हम काम करते हैं नेटसर्फ में। तो आपके शब्द, आपकी भाषा में शायद नेटसर्फ की परिभाषा अलग होगा, लेकिन एज पर हमारे जो मेंटोर साहब हैं रविकांत मेंटोर सर, उनकी तरफ से नेटसर्फ की परिभाषा क्या है और नेटसर्फ से आपका आप नीड किस प्रकार फुलफिल कर सकते हैं, वो अधिक जानकारी लेने के लिए आपको परसों दोबारा यानी 23 तारीख को शनिवार के दिन थोड़ा समय निकालिए, 1 घंटे का, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, और अगेन इसका लिंक बना के मैं आपको जल्द से जल्द सेंड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच मैडम, अंशुल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सीनियर्स, हमारे सेलर्स, डायरेक्ट सेलर्स का मैं अगेन अभिनंदन करना चाहूंगा। आपको हम मिलेंगे परसों के दिन, तब तक के लिए आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेटसर्फ में इसी तरह से खुशियां लोगों के बीच में फैलाते रहिए और नेटसर्फ में अर्निंग करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।